बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों के सामने तेलंगाना और ख़ास तौर से हैदराबाद के तमाम बौद्धिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, स्पेशली माइनॉरिटी तबके से जुड़े हुए लोग, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख भी हैं उसमें, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप सब यहाँ मौजूद हैं। कुछ सवालात आए, मैंने वो सवालात भी सुने। चूँकि ये इंटरेक्शन सेशन है तो मैं इसे पब्लिक मीटिंग की तरह नहीं चाहता कि उसमें बात रखी जाए, तकरीर की जाए। आप यहाँ आए हैं दावत पर, इससे ये तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक बदलाव को लेकर के कोशिश है, एक चाहत है, और आप मौजूदा जो हुकूमत है उससे ऊबे हुए लोग हैं, तभी यहाँ आए हैं, वरना ना आते। तो आपके आने का इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि या तो फिर यारियाँ नहीं होती या अदाकारियाँ नहीं होती, या तो फिर यारियाँ नहीं होती या अदाकारियाँ नहीं होती। जिनको चलना है आज साथ चले, रोज तैयारियां नहीं होती। आज जो वक्त है वो मुश्किल वक्त भी है। दाइस के साथियों से भी गुजारिश करूंगा, भाई साहब, मुश्किल वक्त है देश के लिए, आईन के लिए, जमहूरियत के लिए। तमाम मुझसे पहले बोलने वालों ने ये बात कही है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आप इस बात को समझते भी हैं। बार बार उस बात को दोहराने से ज्यादा अहम यह है कि उसका हल क्या है, कैसे चीजें बचेंगी, कैसे माहौल बदलेगा। मौजूदा हुकूमत ने तेलंगाना में आपको क्या दिया है, क्या किया है, मैं उन सब पे बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लेकर के तमाम पॉइंट्स हमारे बाकी साथियों ने रखे हैं, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, शायद वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने एक बात कही कि सुरक्षा, अल्पसंख्यकों को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगे आप लोग, कैसे उन्हें सिक्योरिटी देंगे, फील कैसे कराएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमारे घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, हमारी मस्जिदों के बाहर डीजे खड़े हैं, चर्चों को डेली रूटीन वे में आप देखेंगे दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ढूंढ ढूंढ के डिमोलिश किया जा रहा है। एक भीड़ आती है जो प्रेयर करने वालों के साथ बदतमीजियां करती है, बाद में एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ होते हैं। ये एक रूटीन वे में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। खास तौर से उत्तराखंड इस समय एक नई प्रयोगशाला बन गया है। वहां पे आप देखेंगे तो डेली इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक बहुत छोटी बात कहना चाहता हूं। आपने कर्नाटका को देखा है, पिछले 1.5 साल 2 साल के कर्नाटका को ऑब्जर्व करिए तो आप ये पाएंगे कि हिजाब हलाल के साथ साथ मंदिर के बाहर तरबूज और छोटे छोटे फ्रूट्स बेचने वाले जो ठेले लगते थे उनको भी पलटा जा रहा था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई जियो नहीं लाया था। सरकारें अमूमन कोई जियो नहीं लाती हैं, वो नीचे के वर्कर को मनबढ़ कर देती हैं, उनका मन इतना बढ़ा देती हैं कि उन्हें लगता है कि ठीक है हम कुछ भी करेंगे, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन सरकार बदली, हुकूमत बदली, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी कोई जियो ला करके उसको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से क्या आपको इस तरह का कोई मुद्दा सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है। मेरा यह मानना है कि आप सरकार बदल के देखिए, माइनॉरिटीज के 90% से ज्यादा मामले अपने आप सही हो जाते हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने के नाते यह बात कह रहा हूं कि मसला सबसे बड़ा है। और डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। चीजें बेहतर होंगी, उससे ज्यादा जरूरी है कि चीजें बचेंगी कैसे। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस क्यों जरूरी है, क्यों अहम है आपके लिए। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त में, मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की सियासत में कोई ऐसा शख्स है जो नफरत कम करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले? किसी में ऐसी हिम्मत है? कोई ऐसा सोच सकता है?
अच्छा, उस नफरत का सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? कभी यह सोचा आपने कि मुल्क में जो नफरतें हैं उसका सबसे ज्यादा शिकार कौन है? माइनॉरिटीज आपके खिलाफ। मैंने पहलू खान से लेकर के तबरेज अंसारी से लेकर के देश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है उसमें 70% से ज्यादा लोगों के घर में पर्सनली गया हूं, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब। यह मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं 2015 से जब पहली लिंचिंग ऑफिशियली, जिसको आप मानते हैं कि अखलाक की लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर के अब तक मैं अमूमन ज्यादातर केसेस में लोगों की हेल्प करने के लिए मैं अमूमन खड़ा रहा हूं। मैं पॉलिटिक्स में 2019 में आया, लेकिन उससे पहले का मैं अपना काम आपको बता रहा हूं। तो जरूरत इस बात की है कि जो नफरत है उसका शिकार सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान है, ईसाई है, सिख हैं। सिख इस बीच नए शिकार हैं, नए टारगेट हैं वो। तो आपको यह समझना है कि जब नफरत कम होगी तो फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, हम आप क्या बहुत कुछ नहीं चाहते और कोई भी हुकूमत बहुत कुछ नहीं दे देती। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं, आप बहुत खुशनसीब लोग हैं, आप बहुत खुशहाल लोग हैं। हम तो जहां से आते हैं, आप बढ़िए, यहां शकील साहब बैठे हैं, ये सीमांचल से, जिस सीमांचल से आते हैं आप उससे और आगे बढ़िए, असम के हाल देखिए। तो लोगों के पास बमुश्किल पहनने के बहुत सारे ऐसे भी परिवार मिलेंगे जहां बमुश्किल पहनने के कपड़े हैं लोगों के पास। गुर्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। हमने तो वो सारे मंजर भी देखे। लेकिन हैदराबाद तो आपकी तो जो विरासत है वो इतनी बड़ी है कि आप रिचेस्ट स्टेट हुआ करते थे पूरी दुनिया में। तो आप तो खुशहाल लोग रहे हैं पहले से, इसलिए आपके सामने ज्यादा बड़ी बातें करना बहुत मुनासिब नहीं है। मुझे तो बस आपसे यह कहना है कि देखिए, सबने कहा कि 2024 का सेमीफाइनल है, सच्चाई है, मेरा अपना मानना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आप सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मेरे पास आए थे। यही आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना। जिस केस में मनीष सिसोदिया 6 महीने से ज्यादा जेल में है, संजय सिंह जेल में है, उसी केस में बीआरएस से जुड़े हुए किसी नेता की कोई अरेस्टिंग हुई नहीं हुई, ईडी की कोई रेड हुई नहीं हुई। लेकिन कौन सा रिश्ता है कि जब कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है तो इनकम टैक्स यहां भी दस्तक दे रही है। किसके कहने पे दे रही है? यहां तो भाजपा कहीं, मुझे लगता है, लड़ाई में भी नहीं है। आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी किसके कहने पे दस्तक दे रही है? कौन सा रिश्ता है? और मैं 2017 से मुसलसल ये बात कहता आ रहा हूं। मैं हैदराबाद के खासतौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं कि मजहबी नारों को सियासी महफिलों में लगाना बंद करिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक चीज याद रखिएगा, आपके यहां से उठी हुई एक आवाज और आपके यहां से उठी हुई एक सो कॉल्ड कयादत ने कम्युनिटी का जो नुकसान किया है उसको आने वाली सदियां भुगतेंगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये देखिएगा आप। इस बार मौका आपके हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सफाया कर दीजिए, एकदम से आप पलट जाइए। मैं आपसे ऐसी तवक्को भी नहीं करता और ऐसा कह भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। नसरुद्दीन शाह साहब की एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि जाओ पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के भाजपा को फायदा पहुंचाओ, हैदराबाद में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिस दिन उन्हें यह एहसास दिला दोगे कि अगर बाहर जाकर के सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें यहां नुकसान पहुंचाएंगे हम, जिस दिन यह एहसास दिला दोगे उस दिन वो इन्हीं 4 दीवारियों में, इन्हीं 7-8 सीटों में महदूद होकर रह जाएंगे। तब बेचारा सीमांचल के किसी कोने में बैठा हुआ कमजोर मुसलमान शिकार नहीं बनेगा। जहां उत्तर प्रदेश में 2000 वोट पाना रहेगा, वहां भी जाकर के नुकसान क्या होता है? यहां कैमरे चल रहे हैं। मैं चाहता था कि यह मीटिंग जो है वो बिना कैमरों के होती तो शायद ज्यादा और अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं
मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं और आपको एक बात समझा रहा हूं, नुकसान क्या होता है, नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं। हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीरें आप सुन रहे हैं और उन तकरीरों में खुश भी हैं, लेकिन ओल्ड हैदराबाद की हालत क्या है, कभी सोचा है? मैं कल 1 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस करके तब डिक्लेरेशन के प्रोग्राम में पहुंचा था। आज हम लोग होटल से निकले और यहां तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। ऐसा लगता है जैसे सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है पुराना हैदराबाद। क्या पुराना हैदराबाद के लोगों को मेट्रो में चलने का हक नहीं है? है ना? क्यों नहीं आ रही है मेट्रो? कभी सोचा है? तकरीरों में तो ऐसा लगेगा कि मतलब क़यादत के इतने बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन सड़कें कैसी हैं, हालत कैसी है, सब कुछ तो आपके ही हाथ में था, सुधारा क्यों नहीं? आलेर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में छोटी सी कोई घटना घटेगी तो वहां बोलेंगे। कहां बोलेंगे, कब बोलेंगे, यह कौन तय कर रहा है? मेरी आंखों ने बहुत सारे मंजर देखे हैं। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन 2017 से नांदेड़ के कॉरपोरेशन के चुनाव से वाहिद ऐसा शख्स हूं जो मुसलसल लड़ रहा हूं, गालियां झेलता हूं, ट्रोलिंग की जाती है, मां बहन की गालियों से मेरा इनबॉक्स भरा रहता है। गैर नहीं दे रहे हैं। एक ट्रोल आर्मी बैठी है जो सो कॉल्ड अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगती है, वो गालियां देती है और मैं उसका गवाह हूं। मैंने झेला है, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं मुसलसल लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई अगर हम सब ने कोशिशें नहीं की तो हमारी आने वाली नस्लें नहीं कर पाएंगी। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा होकर के ये बात आपसे कह रहा हूं। आपने कभी सोचा कि पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा हमला उन्होंने किन पर किया? राहुल गांधी पर। वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं और कहते हैं आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए। यही कहते हैं ना? मैं उनसे कह रहा हूं कि जाइए वायनाड से लड़ लीजिए, हिम्मत हो तो। 42-47% मुसलमान हैं, क्यों आप उनको बुलाना चाहते हैं? वो कभी नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं करते कि आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए, वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं। उनका वो स्टेटमेंट याद है? मैं 2 चीजें आपको गिना रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था आज से 2-3 साल पहले। फिर दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नारा दिया कि कांग्रेस तो म्यूजियम की चीज हो चुकी है। दोनों बयानों की सिमिलरिटी चेक करिएगा। एक कह रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, एक कह रहा है कि कांग्रेस तो म्यूजियम की चीज हो चुकी है। कभी आप सोचते हैं कि क्या क्या कनेक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन है? एक जैसी बातें हैं। और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी और मेलबर्न मेरे मुशारे थे, तो मुझे वहां पता चला कि जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, कर्नाटक चुनाव हारने के दौरान, हारने के तुरंत बाद, नरेंद्र मोदी जी भी तो लंबा टास्क लेते हैं। जब कर्नाटक में चुनाव हारे तो उसको कवर करने के लिए हिंदुस्तान में मीटिंग नहीं की उन्होंने, वो ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने नारे लगवाए, मोदी मोदी, ताकि यहां मैसेज आए कि नहीं नहीं, विदेश में तो डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहे हैं हम। लेकिन हैदराबाद में खड़ा होकर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस समय नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे, उसी समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे? ये मेरा सवाल है। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर यह सवाल पूछ रहा हूं कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में थे, उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे, किससे मिले थे, क्या वो आवाम को बताएंगे? ये मेरा सवाल है, जो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया के सफर पे ये सवाल मेरे पास आया था। दूसरी बात, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता है, 2-4-5 मिनट का वक्त बोल सकते हैं? 2-3 बातें और मुझे कहनी है कि बिहार हो, अभी अभी राजस्थान भी इलेक्शन लड़ने गए, मध्य प्रदेश भी इलेक्शन लड़ने गए। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा काम धंधा अच्छा चल रहा था, मुशायरों में अल्लाह ने बहुत शोहरत दी थी, बहुत मोहब्बत दी थी, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाया करते थे। 2019 में सियासत में आया और
उस आने की सिर्फ एक वजह है। मेरी राहुल जी से एक मुलाकात हुई और राहुल जी से मुलाकात के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो आईन जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने बड़ी मुश्किलों से बना करके इस मुल्क को तोहफे के तौर पे दिया, उस आईन को और उस जमहूरियत को बचाने की सच्ची कोई कोशिश कर रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मुझे लगा कि मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मैंने उनकी वजह से सियासत में आने का फैसला किया। और आज मैं खड़ा होकर के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यहां से तकरीर होती है और कह दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों को गुलाम बना देती है, बोलने नहीं देती, जबान सिल देती है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी खुदा को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के यह कह रहा हूं कि आज तक किसी भी मसले पर बोलने के लिए मुझे लीडरशिप ने नहीं मना किया। आज तक पार्टी ये कहती है मजलूमों के हक में खड़े हो जाओ, बोलो, लड़ो, मुद्दों पर बात रखो। अगर फिर भी कोई नेता नहीं बोल रहा है तो इसमें पार्टी का कसूर नहीं है, उस नेता का गिरेबान पकड़िए जो नहीं बोल रहा है। एक्चुअल बात यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म और मजहब की राजनीति करने की पार्टी का नाम नहीं है। हमने आईन बनाया, उसमें सब कुछ समाहित कर दिया, सब कुछ डाल दिया और हमने यह कह दिया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। अब हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, आपके यहां भी आए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एक एग्जांपल सुनिएगा। याद होगा जब राहुल गांधी जी यात्रा शुरू होने से पहले तमिलनाडु राजीव जी के उस स्थान पर गए जहां उनके साथ दुर्घटना घटी थी, उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ फादर से मुलाकात की थी। आपको याद होगा वो मंजर। उसमें जो फादर थे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के धर्मगुरु थे, वो अपने धर्म की बातें राहुल जी को बता रहे थे। राहुल जी में सीखने का एक जज्बा है। वो मुसलमानों से मिलेंगे तो तमाम धार्मिक चीजें पूछेंगे, शिव के उपासकों से मिलेंगे तो शिव जी के बारे में पूछेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो उनको बता रहे थे वो। राहुल जी का वो वीडियो किसी तरह से बीजेपी के आईटी के हाथ लगा, आईटी सेल के हाथ, और उन्होंने वो वीडियो पूरे ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा वो वीडियो चारों तरफ फैला दिया कि देखिए ईसाई धर्म का एक धर्मगुरु बैठ करके राहुल जी को यह बता रहा है कि ईसाई धर्म ही सब कुछ है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं, और ये बैठ करके सुन रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो बहुत प्रचारित किया गया। उस वीडियो के प्रचारित होने के बाद जाहिर सी बात है मीडिया में खबरें चलने लगी और भारत जोड़ो यात्रा अपने चरम पर थी। केरल में पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा। मैं उस समय राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। तो जो होता है, जो टीम होती है, वो जल्दी असर में आ जाती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलिए आज इस मुद्दे पे चल रही है बात, तो थोड़ा सा इस तरह के विजुअल से बचा जाए। मुझे याद है कि कुछ फादर लोग पूरी पोशाक में, अपनी पोशाक में खड़े थे किनारे। वो शायद राहुल जी से मिलना चाहते थे, लेकिन जो पीछे सुरक्षा कर्मी चल रहे थे या जो कुछ होता है कि जो साथ में चलने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में बात रही होगी कि आज इस तरह के विजुअल से बचते हैं। उन्होंने राहुल जी के करीब आने से, तेज चल रहे थे राहुल जी, रोकने की कोशिश की। राहुल जी तकरीबन 40 से 50 मीटर आगे निकल गए थे। इस बात को सब ऑब्जर्व नहीं करते। मैं चूंकि शायर हूं, पहले बाद में सियासतदान हूं, इसलिए मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। राहुल जी 40-50 मीटर आगे जा चुके थे। एकाएक उन्हें एहसास हुआ कि फादर मुझसे मिलना चाहते थे और उन्हें जानबूझ के रोका गया। राहुल जी रुके, पूरी यात्रा रुक गई और उन्होंने इशारा करके फादर को कहा कि आइए, आप मिलना चाहते हैं। और उसके बाद तकरीबन 100 मीटर तक राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर के चलते रहे। ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं, मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं। और आपसे यह कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का इलेक्शन बहुत अहम है। केसीआर ने आपको झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ के मामले में इस देश में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं। इस बात की तारीफ करनी चाहिए। ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं, बस ये समझ लीजिए, इससे कम कोई बात नहीं है। ऐसे में आपसे हम मदद मांगने ये आए हैं कि आप आइए, आप साथ दीजिए। 2 मौका दिया आपने,
केसीआर साहब को 2 बार, एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका देकर के देखिए। हमने तेलंगाना बनाया, कुछ अच्छी नीयत से बनाया, कुछ अच्छी सोच से बनाया, हमारा सियासी नुकसान हुआ फिर भी बनाया। ऐसे में अगर हम आपसे एक बार मौका मांग रहे हैं तो 2 बार तो किसी को दे के देखा है ना। अगर हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो हमें फिर ठुकरा दीजिएगा। एक बार हमें मौका दीजिए, मैं ये गुजारिश आपसे करने आया हूं। जिस तरह से कर्नाटका में एक झटके में चीजें बदल गईं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने यहां पर 3 राज्यों के जो बाकी इलेक्शन हैं उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट में कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना आपके हाथ में है। तेलंगाना भी हमें पूरा यकीन है, राहुल जी को पूरा यकीन है कि आप तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम तमाम जिम्मेदार लोग, अकलियतों की पॉलिटिक्स करने वाले, अलग अलग सूबे के, अलग अलग जगहों के लोग बैठे हुए हैं। हम आपसे कहते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादे किए हैं वो नहीं पूरे होते तो आपके ये हाथ रहेंगे, हमारे गिरेबान रहेंगे। आप जब चाहिएगा हमें पकड़ सकते हैं। हम आपसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हम आपसे कहीं भागेंगे नहीं। मेरा ख्याल है इतना क्लियर कोई नेता आपसे कहने आएगा भी नहीं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सुरक्षा भी हो, एहसास भी हो। और एक चीज हैदराबाद वालों, अपने रहनुमाओं को ये इतना जरूर एहसास दिला दीजिए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये डर अगर खत्म हो गया, और ये डरना बंद कर दीजिए कि आप यहीं रहते हैं तो आपके बिजनेस और ये सब, आप हैदराबाद के लोग हैं, आप अपनी पे आ जाएं तो सब कुछ बदल सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप बहुत बहादुर लोग हैं। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है कि जंगल में जब आग लगती है, जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस आपसे एक मौका मांग रही है तेलंगाना में। आपने साथ दे दिया तो आप अहम लोग हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप कांग्रेस को एक मौका जरूर देंगे। हम सब आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। यहाँ के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों ने आज बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छे सवाल पूछे। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया।